हेलो एवरीवन, मैं भूषण जोशी 11th की फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अल्फा मेंटोर्स के इस क्लास में हम 11th क्लास की फिजिक्स को डील करेंगे। ठीक है, आप सभी अभी 10th क्लास क्लियर करके 11th में आए हैं। कुछ साइंस बायोलॉजी के सेक्शन के होंगे जिन्होंने एडिशनल बायो लिया है, किसी ने मैथ्स लिया होगा। दोनों ही सेगमेंट में आपको फिजिक्स की जो टॉपिक्स है वो अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ना है 11th की इस क्लास में, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से उस पढ़े हुए को अप्लाई करना है, वो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखें, फिजिक्स को पढ़ने से या समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है क्लास के लिए, कैसे आप अपना जो गोल है, जो टारगेट आपने सेट कर रखा है 12th के साथ, 12th के बाद कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स 9th या 10th में पढ़ा होगा। 10th में आपने लाइट ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नॉलेज लिया था। 9th क्लास में आपने फोर्स है, लॉज ऑफ मोशन है, ये सारे टॉपिक्स देखे थे। तो आपके लिए फिजिक्स नई नहीं होगी, लेकिन 11th की फिजिक्स उनसे अलग है और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। चीजें जो आप पहले पढ़ते थे अब चेंज होके एक नए लेवल पे आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स को पढ़ना समझना। कुछ स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स जो है वो एज अ फोबिया रहता है, फिजिक्स फोबिया हो जाता है कि डर रहता है, नॉलेज रहता है, माइंड भी अच्छा वर्क करता है, लेकिन डर की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है फिजिक्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कि चीजों को विजुअलाइज करना, दिमाग में इमेजिन करना आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं देता, हम नहीं देख सकते उस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन आपको दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट था जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुआ और उनके पास में कोई प्रॉपर्टी आ गई चार्ज की। तो ये नहीं दिखाई दे सकता, इसका मतलब ऐसा नहीं कि होता नहीं है, चीजें होती है लेकिन दिखाई नहीं दे रही आपको। 11th में मैकेनिक्स पढ़ेंगे जिसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिमाग में क्या होगा, एक फिल्म बनानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बस है जो 40 की स्पीड से जा रही है और आप जो है वो एक रोड के साइड में खड़े हैं और आपके सामने से बस जो है मूव करके निकल जाती है। तो आपको दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि एक पर्सन है, रोड के साइड में खड़ा है, प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की बात होती है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। इस तरीके से आपको दिमाग में इमेजेस बनानी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आई बात समझ में? जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, जो शीट्स आपको सेंड की जाएगी उन शीट्स को सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व होती है तो डाउट्स जो है वो हमारे पास भेजिए, आपके डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे सारे। तो इस वजह से आप और हम मिलकर आपकी फिजिक्स को, आपके 11th और 12th की फिजिक्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोनों का अगर सपोर्ट रहेगा, आपकी तरफ से अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो बहुत अच्छा आप रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब 11th की बात करते हैं। तो 11th की फिजिक्स डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं। फिजिक्स को समझने के लिए, अब की जो 11th और 12th की फिजिक्स है उसको समझने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। बेसिकली देखा जाए तो मैथ्स के टॉपिक्स है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि आपको मैथ्स यूज में लेनी होती है फिजिक्स को समझने के लिए। तो पहले यूनिट से स्टार्ट ना करके हम यहाँ पर एक नई यूनिट लेते हैं जिसको आप नाम देते हैं जीरो यूनिट। कौन सी यूनिट है अपनी? जीरो यूनिट। जीरो यूनिट का मतलब इसमें जो टॉपिक्स है उन पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, डायरेक्ट वो हमारे यूज में एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड जो फिजिक्स के जो लॉज है उनको समझने के लिए आपको उन रूल्स को यूज में लेना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है। पुराने टाइम में स्कूटर के पीछे एक स्टेपनी लगी होती थी, तो जैसे टायर पंचर हुआ उस स्टेपनी को निकाला, आपके जो भी टूल्स थे उसे स्टेपनी निकाली और लगा दी और स्कूटर चल गया वापस अपना। तो इनको आप मैथमेटिकल टूल्स भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं आप इनको? मैथमेटिकल टूल्स।
मतलब मैथ्स के कुछ टॉपिक्स जिनका यूज हम कर रहे हैं हमारी फिजिक्स को इजी बनाने के लिए। अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट फर्स्ट या सेकंड चैप्टर से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो मैं बार बार क्या करूंगा, इन टॉपिक्स का यूज करूंगा कि यहाँ पे ये मेथड अप्लाई किया। जैसे एक टर्म आती है इसके अंदर डिफरेंशिएशन, जिसको आप कहते हैं अवकलन, तो मैं आपको कंडीशन डालता हूँ कि इस इक्वेशन का अवकलन कीजिए। तो जिन्होंने मैथमेटिक्स टूल्स जैसे आपने पढ़ रखा होगा तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जिन्होंने मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ रखा होगा उनके लिए क्या होगी, एक दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, फिर वो थोड़ा सा दिमाग में ये रहेगा कि हमसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो जब आपको अपनी गाड़ी चलानी है तो आपको अपने पास में सारे टूल्स रखने जरूरी हैं। डायरेक्ट इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इनका यूज आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन, हर इक्वेशन, हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो 0 यूनिट या मैथमेटिकल टूल्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। तो एक टॉपिक आएगा इसमें, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। अपना त्रिकोणमिति मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन यूज आएगा इसलिए पढ़ना जरूरी है, बहुत यूज आएगा। दूसरा, आप इसमें अलग अलग ग्राफ से के बारे में समझेंगे कि कौन सा ग्राफ है, कैसे उसकी स्लोप रहती है, तो वो भी समझ में आना जरूरी है। सेकंड टॉपिक है अपना ग्राफ, हिंदी में जिसको आप कहते हैं आलेख। तीसरा, एक कैलकुलेशन का मेथड आता है लॉग का, लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम समझेंगे। लॉगरिथम कहते हैं कंप्लीट, हिंदी में अपने लिए है लघुगणक। चौथा आपके आएगा डिफरेंशिएशन, जिसको आप कहेंगे अवकलन, मैथ्स का टॉपिक है ये भी। ये जो मोस्टली टॉपिक है 11th-12th मैथ्स में आता है, तो जो मैथ्स पढ़ेंगे वो तो इन सारे टॉपिक्स को पहले वैसे भी देखने वाले हैं 11th और 12th में, लेकिन इनका यूज फिजिक्स में आ रहा है इसलिए समझना जरूरी है। तो फोर्थ है अपना डिफरेंशिएशन, जिसको आप कहते हैं अवकलन। पांचवा है इंटीग्रेशन। ये नाम आपके लिए नए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इनको पढ़ेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे, तो आपको समझ लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। मैथ्स में कुछ सीरीज होती है, श्रेणियां होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो टॉपिक है अपना 6 नंबर, स्पेशल सीरीज, विशिष्ट श्रेणियां। एक आता है स्पेशल फंक्शंस, फलन का हम यूज करते हैं। विशिष्ट फलन। लास्ट टॉपिक है अपना इसमें एलजेब्रा, जिसको आप कहते हैं बीजगणित। ये सारे बेसिक, इनमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक्स इनका पढ़ना जरूरी है। ये वो टॉपिक्स है जो आपको फिजिक्स को पढ़ने में, समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में कभी भी आपको इन पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इसका यूज, इनका रिलेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो ये है अपनी पहली यूनिट, जिसको आप कहते हैं 0 यूनिट, जिसमें ये 8 के 8 टॉपिक अपने को कवर करने होते हैं। आई बात समझ में? इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम अपनी जो पहली यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे, जो आती है मैकेनिक्स, या जिसको आप कहेंगे काइनेमेटिक्स, हिंदी में अगर बात करें तो गतिकी। तो गतिकी से पहले अपनी एक यूनिट आती है मात्रक एवं विमा। मात्रक और विमा का मतलब हर फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे लेंथ है मीटर में, मास है द्रव्यमान किलोग्राम में,
तो ये इनकी यूनिट है, इनका मात्रक है। ये कैसे बना, क्या क्या इसके रूल्स थे, उसको पढ़ेंगे मात्रक के अंदर। एक नया जो कंसेप्ट आता है विमा का, वो भी आप इसी में समझ से कैसे विमा के तरीके से आप नया फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, फॉर्मूलेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे मात्रक और विमा के अंदर। इसके साथ एक टॉपिक आएगा इसी यूनिट में, त्रुटि, एरर। मेजरमेंट, मापन जो भी आप करते हैं, लंबाई है, किसी का द्रव्यमान है, वेग है, कोई भी भौतिक राशि का मापन आप करें और उसमें जो भी गलतियां हैं, जो कमियां हैं, मान में अंतर अगर आ रहा है, तो उसको आप त्रुटि की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। त्रुटि के साथ ही एक टॉपिक आता है इसमें, सदिश, वेक्टर जिसको आप कहते हैं। थोड़ा बहुत आपने 9th या 10th में वेक्टर का आइडिया लिया होगा। भौतिक राशियां जिसमें परिमाण दिशा का अध्ययन किया जाता है, या जिसमें सिर्फ परिमाण का कुछ रूल्स हैं जो सदिश के नियम का पालन करती है, अदिश के नियम का पालन करती है। सदिश राशियां, अदिश राशियां, उनका गुणनफल, इन सबको हम समझेंगे किसमें, सदिश के अंदर। इसी के अंदर आपका एक पार्ट आता है जिसमें आप ये देखते हैं कि सार्थक अंक, कैसे अंकों को पूर्णांकित करना है, क्या सार्थक अंक होते हैं, वो सब इसके अंदर आप समझेंगे। इसके बाद की जो यूनिट है अपनी, वो है गतिकी, काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स जिसको आप कहते हैं। गति के जो नियम हैं, चाल, वेग, उन पे संबंध क्या होता है, कैसे आप उसको कैलकुलेट करते हैं, और न्यूटन के गति के जो नियम हैं वो भी आप इसी के थ्रू पढ़ेंगे। गति की आ जाएगा, गति के नियम, न्यूटन के जो नियम थे उनको आप पढ़ेंगे। न्यूटन के नियम के साथ आप ये देखेंगे घर्षण क्या होता है, कौन कौन से नियम थे, कैसे उनको अप्लाई करना है, घर्षण के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे आप बेंच खिसकाते हैं तो कई बार उसमें से आवाज आती है नीचे सरफेस के साथ, वो रगड़ने लगती है, तो घर्षण हो रहा है, घर्षण के क्या क्या नियम है, कैसे बल लग रहे हैं, वो सब आप घर्षण के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट आती है हमारी कार्य, ऊर्जा, शक्ति। थोड़ा बहुत 9th में आपने पढ़ा है वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में। कार्य क्या होता है उसको डिटेल में देखेंगे। एनर्जी है, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, एक अच्छा नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको समझने की कोशिश करेंगे आप इसी चैप्टर के अंदर। ये अपना वर्क, पावर और एनर्जी का सिस्टम है। फिर इसके बाद में अपना टॉपिक आता है गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगते हैं, जो हमारा प्लैनेटरी, जो अपना ग्रहों का जो सिस्टम है, वो इसी बल पे कार्य करता है। थोड़ा बहुत 9th में आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में डिटेल में गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, पलायन वेग, ठीक है, किस वेग से वस्तुओं को प्रक्षेपित करना है, सैटेलाइट, उपग्रह के बारे में आप पढ़ेंगे इसी के अंदर। इनको पढ़ने के बाद में अपनी जो यूनिट आती है वो आती है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी जिसको आप कहते हैं। ये आपके लिए एकदम ही नया टॉपिक होगा जिसमें इलास्टिक और प्लास्टिक वस्तुओं का जो व्यवहार होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। प्रत्यास्थता के बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है द्रव्य का, फ्लूइड का, तरल पदार्थ जिसको आप कहते हैं। तरल जिनमें बहने का गुण होता है, जैसे गैस है, लिक्विड है, दोनों ही। इनके जो नियम है, जो वैज्ञानिकों ने रूल्स दिए, जैसे पास्कल का नियम है, बर्नौली इक्वेशन है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दाब क्या होता है जो द्रव के कारण लगता है, वो सारे टॉपिक आप इसमें देखेंगे। तरल के बाद में अपनी जो यूनिट आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण, कैसे ऊष्मीय प्रसार हो रहा है वस्तुओं के अंदर, कैसे दो वस्तुओं को मिक्स करते हैं, हीट का ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, कितनी एनर्जी निकल रही है, उन सब के बारे में आप ऊष्मागतिकी के नियमों के थ्रू पढ़ते हैं। जीरो नियम, पहला नियम, दूसरा नियम। और इसी में आप जो है वो जो इंजन, अपना जो ऊष्मा इंजन कैसे कार्य करता है,
या ये रेफ्रिजरेटर या एसी कैसे वर्क कर रहा है, वो सारी चीजें आप इसी ऊष्मागतिकी वाले यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो है दोलन। दोलन सिंपल हार्मोनिक मोशन, आवर्त गति, जो पेंडुलम की जो मोशन है वो कैसे हो रही है, तो उस दोलन गति को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। गतिकी के अंदर जब गति के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें एक दोलन गति आएगा जिसको आप यही पढ़ेंगे। और फिर हमारा टॉपिक आता है तरंग से संबंधित वेव्स। कौन से टाइप की वेव्स होती है, कैसे वेव का प्रोपोगेशन, संचरण कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे एनर्जी उनके थ्रू ट्रांसफर होती है, ये सारी चीजें हम इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक अपनी यूनिट्स हो गई कि इनको अपने को पढ़ना है। इनके अंदर और भी टॉपिक्स है, जैसे जो गतिकी है इसके अंदर एक विमीय गति, द्विविमीय, वृत्ताकार गति, इन सब के बारे में, सर्कुलर मोशन। इसी के साथ एक टॉपिक आएगा अपना गुरुत्वाकर्षण से पहले रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति। तो ये मोटा मोटी एक आइडिया मिल गया कि 11th क्लास में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको समझा चुका हूं। अच्छे से नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, जो भी डायग्राम थ्योरी है उसको पढ़िए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो उसका एक आइडिया देता हूं। पहले थ्योरी अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उस थ्योरी को 2-3 बार रिवाइज कीजिए, उसके तो फॉर्मूले वगैरह उनको लिख के देखिए, फिर बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे हाई लेवल पे जाइए। अपन करेंगे ऐसा, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो साथ के साथ अपने को न्यूमेरिकल भी लेना है। फिर जो आपको शीट मिलती है उस शीट को सॉल्व कीजिए, आपसे क्वेश्चन अच्छे से निकलना शुरू हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये एक आइडिया है कि क्या पढ़ना है 11th में, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से अपने यूनिट्स रहती है। बाकी सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर से शुरू होता है, फिजिक्स स्टार्ट होती है अपने 0 यूनिट से। तो इसी पे बात करते हैं पहले 0 यूनिट, और 0 यूनिट में भी हम लेंगे पहला ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो फर्स्ट अपन टॉपिक ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति से। ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति को भी आप 3 अलग अलग सेगमेंट में, 3 अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। एक जो हिस्सा है वो होता है अपना कोण से रिलेटेड, जिसको आप एंगल कहते हैं, ठीक है। दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको शॉर्ट में टी रेशियो आप कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और तीसरा सेगमेंट है इसका त्रिकोणमितीय संबंध, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। तो इन 3 पार्ट को आप मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो पहले पार्ट की बात करते हैं जो है अपना एंगल्स, कोण। देखिए, एंगल या कोण की अगर हम बात करें तो कोण अगर कहें तो भी सही है, कोणीय विस्थापन कहें तो भी सही है, जिसको डिनोट किया जाता है थीटा से। क्या रहता है, एक डायग्राम से समझते हैं। मान लिया कि ये अपना मूल बिंदु है O,
और इस पॉइंट ए पे कोई व्यक्ति खड़ा है अपना, यहां से ये मूव करता हुआ, गति करता हुआ अपनी पोजीशन चेंज करके बी पे पहुंच जाता है। तो कितना ये विस्थापित हुआ इस मूल बिंदु के संबंध में, उसको आप कहते हैं कोणीय विस्थापन या कोण। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हो गया, इस पाथ पे ये व्यक्ति गति कर रहा था, तो कितना इसने विस्थापन लिया मूल बिंदु के संदर्भ में, वो है इसका कोण, जिसको आप कहेंगे थीटा। क्या कहता हूं मैं? मूल बिंदु के संदर्भ में वस्तु या व्यक्ति का विस्थापन। सपोज दैट कि आप यहां खड़े थे, मोशन करते हुए बी तक पहुंच गए, आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ने इसके साथ जो रिलेशन बनाया वो है एंगल थीटा। तो मैं क्या लिखता हूं एक और पॉइंट में, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति का मूल बिंदु से संबंध कोण द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको आप कहते हैं थीटा। आई बात समझ में? अब इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है जिससे आप एंगल की वैल्यू निकालते हैं, कोण की वैल्यू निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ए से बी अगर ये गया है तो ए बी क्या हो गया? चाप। ओ ए या ओ बी त्रिज्या हो गई, और थीटा जो है वो क्या हो गया? इसका कोण हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में आर। ये त्रिज्या हो गई अपनी आर। तो कोण का एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, चाप बटे त्रिज्या। आई बात समझ में? अब अगर इस कोण की मैं बात करूं या कोणीय विस्थापन, थीटा एक ही बात है। कोणीय विस्थापन का मतलब ये हो गया कि आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ने मूल बिंदु के साथ जो कोण बनाया है वही आपका कोणीय विस्थापन होता है। तो इसको आप ए बी अपॉन आर या चाप बटे त्रिज्या से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस कोण को जो मापने के कुछ मात्रक होते हैं उनकी बात करते हैं। इसी में आ जाता है साथ में मात्रक। अब वस्तुओं को नहीं, भौतिक राशियों को मापने के अलग अलग मात्रक हो सकते हैं। वैसे कोण को मापने के भी अलग अलग मात्रक है। एक होता है रेडियन, ये सिंबल रहता है रेडियन का, और एक होता है डिग्री, और ये सिंबल हो गया डिग्री का। रेडियन में भी माप सकते हैं और डिग्री में भी आप इसको माप सकते हैं। रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या रहता है? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के इक्वल होता है। या फिर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं, एक रेडियन बराबर आ गया 180 बटा पाई डिग्री।
और इसकी वैल्यू होती है 57.3 डिग्री के आसपास। ये डिग्री और रेडियन के अंदर रिलेशन है। आया इतना समझ में? अब जो ये यूनिट है डिग्री, इसको और छोटे पार्ट में आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो यूनिट है वो हो गई डिग्री, डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट, जिसको एक सिंगल ऐसे आप कॉमा से शो करेंगे ऊपर, और मिनट से भी छोटी यूनिट होती है सेकंड, जिसको ऐसे डबल लाइन से आप शो करेंगे। इनमें रिलेशन क्या रहता है? 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर रहता है। ये एक रिलेशन है डिग्री और मिनट के बीच में कोण के लिए। आई बात समझ में? यहां से आप चाहे तो 1 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखें, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो इसको ऐसा लिखें, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। ये रिलेशंस, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन में आपको डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कई बार चेंज करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिया मैंने, मेरे पास में है 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री, और इसको चेंज करना है आपको रेडियन में। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे आप? एक डिग्री इक्वल्स टू है पाई बाय 180 रेडियन, तो 60 डिग्री क्या बन जाएगा? पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। 0 से 0 गया, 6 से ये गया 3 बार, तो 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई बाय 3 रेडियन। आई बात समझ में? ऐसे ही आप बाकी एंगल्स को भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को आप लिखेंगे पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री ये रहता है पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री आपने देखा पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन, और पाई रेडियन की वैल्यू रखें आप 180 डिग्री, तो वापस 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर मैं लूं यहां पे 180 डिग्री, तो ये तो पाई रेडियन होता ही है। और देखें वैल्यू यहां पे 2 पाई बाय 3 रेडियन। अब 2 पाई बाय 3 किसकी वैल्यू होगी? पाई की जगह रखा 180, तो ये आ जाएगा अपने पास में 120 डिग्री की वैल्यू। 3 पाई बाय 2 रेडियन, पाई को रखा 180, 180 का आधा हुआ 9, 90, तो 90 इंटू 3 270 डिग्री। और 2 पाई 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। ये रिलेशंस आप कोशिश करें कि आपको याद रहे, ताकि बार बार आपको सॉल्व ना करना पड़े। ये यूज आएंगे एंगल्स के लिए, तो कोशिश ये करनी है कि आप इनको याद रखें।
आई बात समझ में? तो ये है सारा अपना जो कच्चा चिट्ठा राम कहानी किससे रिलेटेड, अपने कोण से रिलेटेड। क्लियर है इतना? एक क्वेश्चन लेते हैं फिर इसको ऑफ करते हैं। मान लो कि एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन से 8 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है। यहां पे ये पोजीशन हो गई ए। यहां से मूव करते हुए वो आ जाता है कहां पे, बी पे। तो ये इसकी पोजीशन हो गई सेकंड पोजीशन। ये जो आर्क है, जो चाप है, ये अगर अपने को दे दिया 2 पाई मीटर का, इसकी लेंथ है 2 पाई, और आपसे पूछ लिया थीटा। अब एक छोटा सा पॉइंट और है थीटा के लिए कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा में, तो जो थीटा है एंगल वो होता है पॉजिटिव। लेकिन जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं, दक्षिणावर्त घड़ी के विपरीत दिशा में, तो थीटा जो है वो हो जाता है अपना नेगेटिव। तो यहां पे थीटा पूछा है विद साइन चिन्ह के साथ, तो घड़ी के विपरीत जा रहा है वामावर्त, तो कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। वैल्यू निकालनी है, थीटा बराबर अपन ने पढ़ा था चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना, 2 पाई का, और त्रिज्या कितनी, 8 की। 2 से 8 गया, रह गया 4, ये आ गया π/4 रेडियन। π/4 रेडियन कितना होता है, देखिए आप अपने 45 डिग्री। तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना कोण बनाया, 45 डिग्री। आप अगर ए से बी जाते हैं, ए से बी जाते हैं 2 पाई के डिस्टेंस ट्रेवल करके 8 मीटर की त्रिज्या के पथ पर, तो आप कितना कोण बनाएंगे, 45 डिग्री का। नॉट हियर, यहां पे नहीं लिखेंगे, ये अपना है क्वेश्चन। ये है कहानी किसकी, कोण की। तो आया आपको समझ में? इसको नोट कीजिए, बार बार पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वैल्यूज को याद कीजिए। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।